निर्मला जी बुरी तरह से खांसी में उलझ रही थीं। पास में कोई दवा या पानी भी नहीं था। उन्होंने कांपते होठों से अपनी बहू पूनम को आवाज लगाई, बहू जरा पानी दे दो, गला सूख रहा है। उनकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे खुद ही अपने शब्दों से डर रही हो। पर ये आवाज दूसरे कमरे तक पहुंच गई, जहां उनकी बहू पूनम आराम से टीवी देख रही थी। उसने झुंझलाते हुए रिमोट पटक दिया और गुस्से में निर्मला जी के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन उसके हाथ में पानी का गिलास नहीं बल्कि कुछ बिल थे। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, उसने बिना कुछ सोचे वो सारे बिल निर्मला जी के सामने फेंक दिए और तेज आवाज में बोली, ये देखो, तुम्हारी दवाइयों के बिल पूरे 5,000 रुपये हैं। हम लोग खुद ठीक से खा नहीं पा रहे और तुम्हारे खर्चे खत्म ही नहीं होते। निर्मला जी ने कांपते होठों से बिल उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी नज़र धुंधली हो चुकी थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटी मैं क्या करूं, अब शरीर साथ नहीं देता। तो पूनम का चेहरा और सख्त हो गया, तो क्या करें, मर क्यों नहीं जाती, कब तक ऐसे ही बोझ बनी रहोगी। उसके शब्द किसी तीर की तरह सीधे निर्मला जी के दिल में उतर गई, लेकिन वो चुप रही, जैसे अब दर्द सहना उनकी आदत बन चुका हो। तभी बाहर दरवाजे की आवाज आई। निर्मला जी का बेटा संदीप ऑफिस से लौट आया था। उसने कमरे में जाकर अपनी माँ को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चिंता या दुख नहीं था। वो सीधा पूनम के पास गया और बोला, अब क्या हुआ पूनम? तो पूनम ने तुरंत शिकायतों की झड़ी लगा दी। मैं अब और नहीं सह सकती संदीप, या तो तुम्हारी माँ रहेगी इस घर में या फिर मैं दिन भर सेवा करूं, दवा दूं और ऊपर से बातें सुनूं। संदीप ने एक नज़र अपनी माँ पर डाली, जो खामोशी से सब सुन रही थी। फिर ठंडी आवाज में बोला, तुम सही कह रही हो पूनम, ऑफिस में भी मेरी इज्जत खत्म हो गई है। हर बार छुट्टी लेनी पड़ती है, सब इसकी वजह से। कहते हुए वो धीरे धीरे निर्मला जी के पास आया और उनके कंधे को पकड़कर झकझोरते हुए बोला, सुन रही हो ना माँ, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी रुक गई है। अगर तुम नहीं होती तो मैं आज कहीं और होता। ये सुनकर निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा मैंने तो हमेशा तेरे लिए ही सोचा। तो संदीप ने उनकी बात बीच में ही काट दी और बोला, बस अब ये सब मत सुनाओ। सच ये है कि तुम हमारे लिए सिर्फ एक बोझ हो। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक खतरनाक सोच जन्म ले चुकी थी। संदीप ने पूनम की तरफ देखा तो दोनों की आंखों में एक जैसी चमक थी, लालच की चमक। पूनम ने धीमी आवाज में कहा, अगर ये रास्ते से हट जाए तो सब ठीक हो सकता है। संदीप ने बिना झिझक सिर हिला दिया, हाँ पूनम, अब बहुत हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना शब्दों के ही फैसला कर लिया। ऐसा फैसला जो इंसानियत की हर हद को पार करने वाला था। अचानक संदीप का चेहरा बदल गया। वो अपनी माँ के पास बैठा और बेहद मीठी आवाज में बोला, माँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें दवाई दिला लाता हूँ, अभी चलते हैं, वरना पूरी रात खांसती रहोगी। तभी अचानक बेटे के मुंह से ये सुनकर निर्मला जी हैरान रह गई। वो कुछ देर तक बेटे को देखते रही। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि अब तक जो बेटा उन्हें बोझ समझ रहा था, वो इतनी जल्दी बदल कैसे गया, जो उन्हें दवा दिलाने के लिए राजी हो गया। एक पल के लिए उनकी आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी ने बुझती हुई लौ में तेल डाल दिया हो। उन्होंने विश्वास भरी नजरों से
संदीप को देखा और बोली, सच में बेटा? तो संदीप मुस्कुराया, हाँ माँ, अभी चलते हैं, वरना पूरी रात परेशान रहोगी। पूनम ने भी मुस्कान ओढ़ ली, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि अब ये बुढ़िया कभी वापस नहीं आने वाली। ठंड बढ़ चुकी थी, रात पूरी तरह गहरा गई थी। संदीप ने अपनी माँ को सहारा देकर कार तक पहुँचाया। निर्मला जी बेहद खुश थीं। उनके चेहरे पर वही सुकून था जो 7 सालों बाद आया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा बनने वाला है। कुछ देर बाद कार सड़क पर दौड़ रही थी। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था और अंदर एक माँ अपने बेटे के साथ बैठी थी, पूरी तरह भरोसे में डूबी हुई, जबकि इस भरोसे के पीछे छुपा था एक भयानक अंत। करीब 2 घंटे बाद कार शहर से दूर सुनसान रास्ते पर पहुंच गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। हवा की आवाज़ भी अजीब सी लग रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। निर्मला जी ने धीमे से पूछा, बेटा कितनी दूर और है? हम इतनी दूर अस्पताल तो कभी नहीं आए। तो संदीप ने सामने देखते हुए कहा, बस माँ, पहुँच गए हैं। और यही कहते हुए उसने कार धीरे धीरे एक सुनसान जगह पर रोक दी, जहाँ से आगे सिर्फ खामोशी थी और एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदलने वाला था। कार रुकते ही पूनम ने झटके से दरवाज़ा खोला और तीखी आवाज़ में बोली, उतर नीचे बुढ़िया। उसके शब्दों में अब वो मिठास नहीं थी जो कुछ देर पहले घर पर थी, बल्कि एक अजीब सी झुंझलाहट और जल्दबाजी थी। निर्मला जी घबराई। उन्होंने चारों तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, बेटा यहाँ क्यों रुक गई? अस्पताल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो संदीप ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस उनका हाथ पकड़ा और जोर से बाहर खींच लिया। कमजोर शरीर अचानक संतुलन खो बैठा और वो पत्थरों पर गिर पड़ी। उनके हाथ छिल गए, साड़ी मिट्टी में सन गई, उनकी सांसें तेज हो गईं। तभी पूनम ने मुंह बनाते हुए कहा, कितनी भारी हो गई है ये, जल्दी करो संदीप, अगर कोई आ गया तो परेशानी हो जाएगी। निर्मला जी अब डर चुकी थी। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, संदीप क्या हो रहा है बेटा? मुझे डर लग रहा है। तो संदीप अब उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर बेटे का प्यार नहीं, बल्कि ठंडा और कठोर भाव था। उसने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, डरना तो चाहिए माँ, क्योंकि आज सब कुछ खत्म होने वाला है। ये सुनकर निर्मला जी के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया हो। उनकी आंखें फैल गईं, आवाज़ गले में अटक गई। क्या मतलब है? तो पूनम हंस पड़ी, मतलब साफ है बुढ़िया, अब तुम हमारे किसी काम की नहीं रही। ये सुनकर निर्मला जी ने दोनों की तरफ देखा, जैसे उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही हो। संदीप, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। तो संदीप ने तुरंत जवाब दिया, यही तो गलती है कि तुम मेरी माँ हो, लेकिन मेरे लिए अब तुम सिर्फ एक बोझ हो। निर्मला जी और ठंडी हो गई, लेकिन उससे ज़्यादा ठंड उन शब्दों में थी जो एक बेटे ने अपनी माँ से कहे थे। निर्मला जी घुटनों के बल बैठ गई। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने संदीप के पैर पकड़ लिए। बेटा ऐसा मत कर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कुछ नहीं मांगूंगी, बस मुझे यहाँ मत छोड़ो। तभी पूनम ने झुंझलाकर कहा, अरे ये ड्रामा बंद कर बुढ़िया, संदीप जल्दी करो। संदीप ने एक पल के लिए आंखें बंद की, लेकिन उसमें भी कोई पछतावा नहीं था। उसने अपनी माँ के हाथ झटक दिए और सख्त आवाज़ में बोला, अब बहुत हो गया माँ, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। निर्मला जी रोते हुए बोली,
मैंने तुम्हें चलना सिखाया था बेटा। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें इतना बड़ा किया था, इतना पढ़ाया लिखाया था, जो आज तुम मुझे सुनसान जगह पर छोड़कर जा रहा है। संदीप ने कुछ नहीं कहा और अपनी पत्नी पूनम की तरफ देखा और धीरे से बोला, क्या ये जगह सही रहेगी? तो पूनम ने कहा, हाँ संदीप, अब अंधेरा है, आसपास कोई नहीं है, यहाँ से वापस आना नामुमकिन है। निर्मला जी की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने आखिरी बार कहा, बेटा, भगवान से तो डर। संदीप ने कुछ नहीं कहा और उन्हें सड़क पर धक्का दे दिया। एक चीख हवा में गूंज उठी, इतनी दर्दनाक जैसे पूरी रात कांप उठी हो। संदीप और पूनम झट से गाड़ी में बैठे। उन्होंने एक बार भी निर्मला जी की तरफ मुड़कर नहीं देखा। पूनम ने कहा, अब जल्दी चलो संदीप, वरना कोई आ जाएगा। अब ये बुढ़िया कभी नहीं आ सकती। संदीप ने गहरी सांस ली। हाँ, अब कोई बोझ नहीं। दोनों वापस कार में बैठे और तेजी से वहां से ऐसे चले जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई, ठंड बढ़ती गई। निर्मला जी का शरीर सुन्न होने लगा, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं। उनके दिमाग में यादें चल रही थीं। संदीप का बचपन, उसकी हंसी, उसका पहला कदम और फिर वही हाथ जिसे आज उन्हें मौत के हवाले कर गया था। आंसू बहते हुए रुक गए। अब वहां सिर्फ एक खालीपन था और इस खालीपन में कुछ बदलने लगा। उनकी सांसें धीमी थीं, लेकिन उनके अंदर एक नई आग जल रही थी। ऐसी आग जो दर्द से नहीं, विश्वासघात से पैदा होती है। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, आज मेरी ममता मर गई। कुछ देर बाद आंखें फिर खुली, लेकिन इस बार उनमें आंसू नहीं थे, सिर्फ एक ठंडी चमक थी। रात बीतती गई, हर पल उनके शरीर को कमजोर करती गई। दूर दूर तक खाली इमारतों के सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भूख और प्यास से निर्मला जी तड़पते जा रही थी, पर कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। अगले दिन सुबह जब निर्मला जी की आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को अस्पताल के बेड पर पाया। आसपास खड़े लोग सोच रहे थे कि होश आते ही वो दर्द से कराएंगी, रोएंगी या अपने बेटे को पुकारेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। निर्मला जी की आंखें शांत थीं, डर या दर्द नहीं, बल्कि ठंडी स्थिरता थी। तभी डॉक्टर ने पास आकर कहा, आप सुरक्षित हैं अम्मा जी, अब खतरे से बाहर हैं। निर्मला जी ने उसे देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ पल बाद उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं सच में बच गई, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तभी पास में खड़े दो अधेड़ उम्र के आदमी सामने आए। अम्मा जी, आप सुनसान जगह पर सड़क के पास बेहोश पड़ी थी, आप वहाँ कैसे पहुँची? ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी पुलिस अधिकारी वहाँ आया। अम्मा जी, आप वहाँ तक कैसे पहुँची, और वो भी इतनी रात को? हमें सच जानना जरूरी है। तो निर्मला जी ने उन्हें वो सारी बातें बताई जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया था, जिसे सुनकर वहाँ खड़े सब हैरान हो गए। निर्मला जी के मन में एक एक तस्वीर साफ थी, संदीप का चेहरा, पूनम की हंसी, लेकिन अब उन यादों में दर्द नहीं था, वहाँ सिर्फ एक लक्ष्य था। उनकी इच्छा शक्ति मजबूत हो गई थी। वो माँ जो कल तक दुआ मांगती थी, अब बदले की सोच रही थी। उनके होठ धीरे से बुदबुदाई कि अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहूंगी, मैं सबक सिखाऊंगी। उधर पूनम और संदीप अपने घर में खुश थे। उन्हें पूरा यकीन था कि निर्मला जी अब इस दुनिया में नहीं है। उनके चेहरे पर जीत की चमक थी। वो हर किसी से कह रहे थे कि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। वो इस पुराने घर को बेचकर
एक नई दुनिया में कदम रखने वाले हैं। उनकी बातों में इतना विश्वास था कि जैसे उसने अपने अतीत को हमेशा के लिए मिटा दिया हो, जैसे उस माँ को सुनसान जगह पर छोड़कर आया था। वो माँ अब एक सिर्फ कहानी बन चुकी हो, लेकिन शायद उन्हें यह एहसास नहीं था कि हर कहानी का अंत इतना आसान नहीं होता। अगले दिन सुबह सुबह ही संदीप और पूनम अभी सो ही रहे थे कि तभी डोर बेल बजी। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? बड़बड़ाते हुए संदीप ने जैसे ही जाकर दरवाजा खोला तो सामने खड़ी अपनी माँ को देखकर होश उड़ गई। जैसे जैसे निर्मला जी आगे बढ़ी, संदीप वैसे वैसे पीछे हटता गया। निर्मला जी को जिंदा, होश और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत देखकर उसका पूरा शरीर कांप उठा, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी सांसें तेज हो गई और शब्द गले में अटक गई। ये कैसे हुआ? बस इतना ही निकल पाया। तब तक पूनम भी बाहर आ चुकी थी। सामने निर्मला जी को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो पीछे हटते हुए बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो सच उन्होंने दबा दिया था वो आज उनके सामने खड़ा था। निर्मला जी बिना रुके आगे बढ़ती रही। उनकी लाठी की आवाज़ हर कदम पर गूंज रही थी, और जब वो संदीप के सामने आकर रुकी तो पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। उन्होंने सीधे संदीप को देखा। उन आंखों में अब कोई ममता नहीं थी, सिर्फ एक ठंडा फैसला था। उन्होंने शांत लेकिन बेहद कठोर आवाज में कहा, क्यों डर गई? और इस एक सवाल ने संदीप के अंदर की सारी ताकत छीन ली। संदीप के होठ कांप रहे थे। माँ, मैं। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि निर्मला जी ने तुरंत उसे रोक दिया। माँ, मत कहो मुझे। वो माँ तो उस रात ही मर गई थी जब तुमने उसे सुनसान जगह पर अकेला छोड़ दिया था। ये सुनकर पूनम ने खुद को संभालने की कोशिश की और कांपती आवाज में बोली, ये सब झूठ है। लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। तभी निर्मला जी के साथ आए वकील ने आगे बढ़कर फाइल खोली और सबके सामने कागज दिखाते हुए कहा, इस हवेली की असली मालकिन श्रीमती निर्मला देवी है और उनके पास इसके पूरे कानूनी दस्तावेज मौजूद हैं। किसी भी तरह का फर्जी कागज मान्य नहीं है। संदीप के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। जो घर वो अपना समझ चुका था वो एक पल में उससे छीन चुका था। तभी पुलिस अधिकारी ने आगे बढ़कर सख्त आवाज में कहा, संदीप और पूनम, आपको हत्या की कोशिश और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनते ही जैसे सब खत्म हो गया। पूनम जोर से चीखी, नहीं, ये गलत है। और संदीप सीधे निर्मला जी के पैरों में गिर पड़ा। माँ, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। उसकी आवाज़ में डर और पछतावा दोनों थे, लेकिन वो पछतावा बहुत देर से आया था। निर्मला जी ने अपना पैर पीछे खींच लिया, जैसे किसी गंदगी से बच रही हो, और सख्त आवाज में बोली, जिसे तुम गलती कह रही हो वो एक साजिश थी, और साजिश की सजा माफ़ी नहीं होती। संदीप रोते हुए बोला, हम तुम्हारे अपने हैं माँ। लेकिन ये शब्द अब खोखले लग रहे थे। निर्मला जी ने उसके आंखों में देखते हुए कहा, अपने वो होते हैं जो साथ निभाते हैं, जो अपने को ही ख़त्म करने पर उतर आए, वो किसी के नहीं होते। पूनम अब गुस्से में चिल्ला रही थी, आप हमें ऐसे नहीं निकाल सकती। लेकिन उसकी आवाज़ में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। निर्मला जी ने सीधा पुलिस को इशारा किया, इन्हें बाहर ले जाइए। दोनों को पकड़कर गेट की तरफ घसीटा जाने लगा। वे छूटने की कोशिश कर रहे थे,
चिल्ला रहे थे, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। वही पड़ोसी जो कभी उनके चमक दमक से प्रभावित थे, आज तमाशा देख रहे थे। बाहर सड़क पर उनका सामान फेंक दिया गया था। महंगे सूटकेस, कपड़े सब धूल में मिल गई और उसी धूल में बैठकर वो दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे थे। पूनम ने गुस्से में कहा, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और संदीप ने भी जवाब दिया, तुम भी तो साथ थी। उनके बीच का रिश्ता जो लालच पर टिका था अब टूट चुका था। पुलिस उन्हें गाड़ी में बैठाने लगी तो संदीप ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, माँ हमें छुड़ा लो, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो निर्मला जी धीरे धीरे उनके पास आई और अपनी साड़ी के पल्लू से 1000 रुपये निकाल कर उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, ये उस सफ़र का किराया है जब तुम मुझे मौत के मुंह में छोड़ आए थे। उनकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ ठंडी सच्चाई थी। गाड़ी वहाँ से चली गई। उनकी आवाज़ें धीरे धीरे दूर हो गई और निर्मला जी ने बिना पीछे देखे गेट बंद कर दिया। उस गेट के बंद करने की आवाज़ में एक अंत था और एक नई शुरुआत भी। अब निर्मला जी ने अपनी पूरी संपत्ति एक ट्रस्ट को दान कर दी और खुद वृद्ध आश्रम में रहने चली गई, जहां उनकी उम्र के बहुत सारे लोग थे। तो दोस्तों, निर्मला जी ने अपने बेटे बहू के साथ सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।